अच्छा स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारे पास इंटर का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो अक्सर आपके पास आते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है डिफरेंट के बाइंडिंग एनर्जी क्या है, या न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो आपके पास कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं, और ऐसी कई ऐसी बातें हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। इस पे आप हाफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, हाफ लाइफ से रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किस तरह से होती है और किस तरह से न्यूक्लियस में से जो रेडिएशन निकलती है, जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके। जब अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक मास में कितनी कमी आती है, जब गामा डीके होता है उसमें कितनी कमी आती है, या फिर ये चीजें आपके पास इस चैप्टर में सीखने की कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अगर वो आपको अच्छे तरीके से पता है वो आप आसानी से इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जिस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, जो कंसर्न है प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एज वेल एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो डील करती है एटॉमिक एटम की प्रॉपर्टीज, एटम के न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर या तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम इस ब्रांच को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब जब न्यूक्लियर फिजिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कि ये न्यूक्लियस है क्या चीज। न्यूक्लियस के बारे में आप जब स्टडी करते हो तो न्यूक्लियस इट वाज डिस्कवर्ड बाय 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किस तरह से किया था, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया था थिन गोल्ड फॉइल में, जिसके ब्याह पर यह पता चला था कि एटम का जो ज्यादातर हिस्सा होता है वो एम्प्टी होता है और उसका जो टोटल मास लाई करता है उसके सेंटर में। और ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि न्यूक्लियस इस तरह से एक सेंट्रल पार्ट है, हम ये कह सकते हैं एक सेंट्रल पार्ट है एटम का। न्यूक्लियस जिस जिस हिसाब से ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, आप यू कह सकते हो कि ऑलवेज चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल रहते हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का चार्ज निकालना चाहते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो तादाद है उतना ही उस पर चार्ज होगा। ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि न्यूट्रॉन इटसेल्फ इसका कोई चार्ज नहीं होता। अगर इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, जैसा कि हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको अगर हम देखें तो प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का मास, अगर हम इसका मास बात करें तो इसका मास कितना होगा, और अगर इसकी चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज क्या होगा, ये हमारे पास याद रखना। प्रोटॉन का जो मास है आपके पास 1.6725 या 23, इस तरह 1.625 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम के बराबर है। इसका मास 1.678 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। ये वैल्यूज जो आखिरी वाली वैल्यूज है ऑलमोस्ट इन दोनों का मास एक ही जितना होता है, सिर्फ क्या होता है कि प्रोटॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है। तो ये वैल्यू आती है 6.25, इसमें थोड़ा सा एरर होगा। ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रोटॉन का मास है और ये न्यूट्रॉन का मास है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम में जो हैवीएस्ट जो पार्टिकल होता है वो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में स्लाइटली ज्यादा होता है। चार्ज की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.69 इंटू 10 पावर -19 कूलम के। और अगर बात करें आपके पास न्यूट्रॉन का चार्ज,
तो ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है आपके पास वो जीरो होता है। ये बात आपको बता देना, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये चीज अपने माइंड में रखना, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। आपकी बुक में ये बताया गया है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर आल्सो नॉन एज, इन्हें हम नाम दे सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बेसिकली इसका जर्नल नेम है या जेनरिक नेम है। आपकी बुक में इसका नाम लिखा है न्यूक्लियन। आप प्रोटॉन को भी न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कह सकते हो, एक न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन कह सकते हो। न्यूट्रॉन इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जनरल नाम हो सकता है वो न्यूक्लियन है आपके पास। तो ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये न्यूक्लियन, आपको एक चीज क्लियर कर दी जाए कि आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास दोनों के दोनों बोथ आर कंपोज पार्टिकल। ये बात आपको बता देना चाहता हूं, दोनों के दोनों कंपोज्ड पार्टिकल है। दीज आर नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, ये कंपोज पार्टिकल्स हैं। कंपोज पार्टिकल का मकसद ये किसी चीज से मिलकर बने हुए। दे आर कंपोज्ड ऑफ, they are composed of quarks। क्वार्क्स इस ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको मिलाकर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बना सकते हैं। क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट हमारी बुक में मौजूद नहीं, पर ये बता देना चाहता हूं कि क्वार्क्स बेसिकली ये मिलते हैं आपके पास तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जाके बनते हैं। 3 क्वार्क्स जाके मिलते हैं तो तब जाके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर प्रोटॉन की फॉर्मेशन करनी है, प्रोटॉन की फॉर्मेशन करनी है या न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन करनी है, तो इसमें आपके पास 2 अप क्वार्क होंगे और एक डाउन क्वार्क। अप अप डाउन, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। और इसमें डाउन डाउन अप, ये आपके पास क्वार्क्स मिलते हैं तो तब जाकर आपके पास न्यूट्रॉन बनता है। तो ये कंडीशन याद रखना कि प्रोटॉन की फॉर्मेशन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं, एक डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन में आपके पास 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क। ये नोट करने वाला पॉइंट है, अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स। ये पॉइंट आपको जरा समझा देना चाहता हूं कि एक प्रोटॉन 1836 टाइम्स, ये आपके पास 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन देखें तो आपके पास न्यूट्रॉन इज 1842 या 1840, या आपके पास 42 भी आता है या 40 आएगा, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट याद रखना कि एक प्रोटॉन कितना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में और एक न्यूट्रॉन कितना भारी होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों करीब करीब ही भारी होते हैं इस तरह से। और अगर आपके सामने साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस अगर पूछा जाए तो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है आपके पास, 10 पावर माइनस 14 मीटर। ये आपके पास 10 पावर माइनस 14 मीटर आपके पास साइज होता है न्यूक्लियस से, तकरीबन 10,000 टाइम्स लेस होता है एटम के साइज से। एटम का जो साइज होता है वो 10 पावर 10 होता है। तो ये पॉइंट आपके सामने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जिनके पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे ताकि इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसमें काफी सारी नॉलेज वाली चीजें जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको समझाएंगे। अब हम जब इससे आगे चलते हैं तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट।
आपकी बुक में किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल सिंबल लिखा जाता है, आप इसमें एक्स, ए और जेड, जबकि ए कहलाता है आपके पास एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर, और जेड कहलाता है एटॉमिक नंबर का है या चार्ज नंबर का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम इसकी एग्जाम्पल बता सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन 16 8, इसी तरह से नाइट्रोजन 14 7, कार्बन 12 6, ये इस तरह से किसी भी एलिमेंट के केमिकल सिंबल को लिखा जा सकता है। आप जो एटॉमिक मास है, आप इस एटॉमिक मास की डेफिनेशन को बता सकते हैं। एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास, इसे हम कह सकते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। कई दफा स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर क्या इसे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर कह सकते हैं? हाँ, इसे कहा जा सकता है, बट उस सूरत में जब आपका एटम न्यूट्रल हो। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। अगर आयोनाइज एटम में फिर आपका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर को जाहिर नहीं करता। ये बात आपको बता देना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर तभी उसके लिए वैलिड होंगे जब आपके पास एलिमेंट खुद न्यूट्रल हो। न्यूट्रल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। अगर आपने कहा है आयोनाइज है, एक एटम आयोनाइज है, तो तब आपके पास एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर को जाहिर नहीं करता, जस्ट प्रोटॉन नंबर को जाहिर करता है। तो ये बात बता दो, इसलिए हम प्रोटॉन नंबर जनरली इसलिए लेते हैं चाहे वो न्यूट्रल भी हो या आयोनाइज भी हो, दोनों सूरत में प्रोटॉन आपके सेम रहेंगे। तो इस वजह से हम द सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर इज कॉल्ड, दैट इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटॉमिक मास को लिखने का तरीका क्या होता है? Z प्लस n। आपके पास ये इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन की मदद से आसानी से किसी का एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर निकाल सकते हैं। ये बात आपको बता दूं, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है आपको, अगर इसी इक्वेशन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से निकाला जाएगा? आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। आपने केमिस्ट्री के अंदर एक चीज पढ़ी होगी जिसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, या जिसे हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं, जिसे हम AMU कहते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि 1 AMU इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 कहें या कार्बन एटम। ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 1 AMU, जिसे 1 AMU लिखें, ये बराबर होता है 1.6602 इंटू 10, 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम के बराबर है। अगर इसे ग्राम में लिखें तो 1 AMU बराबर है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम के बराबर है। ये 1 AMU, समटाइम 1 AMU को 1U भी लिखा जाता है क्योंकि ये यूनिफाइड मास है। तो ये पॉइंट याद रखना कि आपके पास 1 AMU की वैल्यू किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम एंड 1.66 इंटू 10 पावर -27 ग्राम। ये आपके पास वैल्यूज है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपको बेसिक नॉलेज को क्लियर करेंगे। अब आप स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसे हम नाम देते हैं आइसोटोप्स।
आइसोटॉप्स, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब क्या होगा? टॉप्स का मतलब क्या होगा? हम ये कह सकते हैं, ये लफ्ज मैं आपके सामने बता दूं, आइसो वर्ड का मतलब तो सेम होता है, और टॉप्स का मतलब होता है आपके पास प्लेस। ये याद रखना, आइसोटॉप्स का मतलब है कि सेम प्लेस, ऐसे एलिमेंट जिसकी हम कह सकते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number are called isotopes। ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इनकी एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी रखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसकी मास नंबर पे। तो ये बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा। तो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, और मास नंबर के बिहाफ पे कौन सी चीज डिपेंड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप लोग इसे अच्छे तरीके से जानते हैं कि यह हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं। अगर आप इसकी एग्जाम्पल अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें, तो आप इसकी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं 1H1, 1H2, 1H3। इन इसमें से 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनमें अगर देखा जाए तो चेंज किस चीज का आ रहा है? इनमें अगर देखा जाए तो चेंज किस चीज का आ रहा है? सबसे पहले ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर देखा जाए तो तब भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन है। इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है, यहां पर भी एक प्रोटॉन है, और यहां पर भी एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन की तादाद सब में सेम है। अब आप कहेंगे प्रोटॉन की तादाद इनमें सब में सेम क्यों है? क्योंकि आपको यहां पर जो प्रोटॉन नंबर है वो हर किसी के सेम नजर आ रहे हैं। अब न्यूट्रॉन नंबर 1H1, 1H1 इसमें प्रोटॉन नहीं होता, इसी वजह से प्रोटॉन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसी वजह से इसको प्रोटियम कहा जाता है। ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसे प्रोटियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सिंगल प्रोटॉन से कंसिस्ट होता है इसके अंदर, इसी वजह से। और न्यूक्लियर फिजिक्स में 1H1 को अगर हम 1H1 प्लस लिखें तो इसका मतलब है हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर प्रोटॉन का सिंबल बनाना चाहते हो तो 1H1 ही आपके पास प्रोटॉन का सिंबल होता है। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर फिजिक्स में 1H1 ही प्रोटॉन का सिंबल होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोटियम। अगर इसमें +1 लगा दूं, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, तो ये आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोटॉन लिखने का तरीका है। अब आप बात करते हैं ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन की अगर कंडीशन अगर आप देखें तो आपके पास इस वाली कंडीशन में इसे ड्यूट्रियम भी हम कह सकते हैं, और इसे ट्राइटियम कह सकते हैं। ये चीज बता देना चाहता हूं कि इसमें जो आइसोटॉप्स है वो आपके पास ट्राइटियम जो है वो आइसोटॉप्स है। ये आपके पास टेस्ट में आता रहता है कि इसमें से कौन सा जो रेडियो एक्टिव है। ये पूछा जाता है कि ये जो ट्राइटियम जो है आपके पास, ये आपके पास रेडियो एक्टिव है। इसे हम नाम देते हैं ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव। ये कंडीशन याद रखना। अब आप कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन नहीं होता, इसमें प्रोटॉन ऐसे न्यूट्रॉन नहीं होता,
इस पे न्यूट्रॉन एक है और इस पे न्यूट्रॉन कितने हैं? दो हैं। ये पॉइंट याद रखना कि आपके पास जो ट्राइटियम है इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं। दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, इसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। अब यहां से अगर हम आगे चले तो आपके सामने एक टॉपिक है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ लफ्ज है। रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन और एक्टिविटी का मतलब होता है कोई एक्ट या कोई अमल, कोई प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी आप ये कह सकते हैं कि इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्पॉन्टेनियस emission of radiation from unstable nuclei या nucleus is called radioactivity। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी को द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस भी हम कह सकते हैं। द डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? कम करते हैं। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? उसको अलग करना, तोड़ना। द डिसइंटीग्रेशन of unstable nucleus is called radioactivity। स्टूडेंट, जो रेडियो एक्टिविटी अक्कर होती है जो आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अकर्स होती है व्हेन, जब आपके पास Z नंबर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 82, मतलब 82 से ऊपर। 82 आपके पास लेड का जो सिंबल है, लेड का एटॉमिक नंबर है, ये आपके पास इस तरह से। हाँ, अगर इस तरह से ना लिखा हो तो Z ग्रेटर देन इक्वल टू 82 लिखा जा सकता है, 83, ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये दोनों का मकसद सेम है। अगर इस सिंबल को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि 83 से ऊपर वाले 83 भी, और अगर इस सिंबल को देखें तो आपको ये नजर आएगा कि Z जो है वो जस्ट 82 से ऊपर वाले एलिमेंट होंगे। तो इसमें दोनों पे कंफ्यूज मत होना कि ये हमारे पास इस तरह से लिखा जा सकता है। आप जब रेडियो एक्टिविटी देखेंगे तो रेडियो एक्टिविटी एक इरेगुलर एंड रैंडम प्रोसेस है। ये आपके पास अगर देखा जाए तो ये आपके पास एक रैंडम प्रोसेस है, और ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, रेडियो एक्टिविटी कभी भी बढ़ नहीं सकती, कम नहीं हो सकती। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर बढ़ा दें तो रेडियो एक्टिविटी में कोई फर्क आएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें क्या रेडियो एक्टिविटी में कोई फर्क आएगा? इन पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर या और कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हो तो इस रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में कोई भी जरा बराबर फर्क नहीं आएगा। ये पॉइंट बता देना चाहता हूं, ये एक रैंडम प्रोसेस होता है और ये अपने थ्रू चलता है। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर आप उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ज्यादा हीट करें या ज्यादा प्रेशराइज करें तो क्या रेडियो एक्टिविटी के निकलने या रेडिएशन के निकलने में कोई कमी या कोई ज्यादा ऐसा कुछ होगा? कोई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इन तमाम फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। इसे जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम हेनरी हेनरी बिक्वेरेल है। फर्स्ट इसने जो 1896 के अंदर या 1895 के अंदर हेनरी बिक्वेरेल ने ये रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास जो रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन emitted from nucleus,
जो रेडिएशन निकलती हैं, उन अगर रेडिएशन को देखा जाए तो आप उसमें तीन किस्म की रेडिएशन निकलती है। एक आपके पास अल्फा रेज, सेकंड आपके पास बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स, और थर्ड आपके पास गामा रेज। इसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, थर्ड में क्या है, गामा रेज। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके जरिए एक लेड ब्लॉक उठाया और लेड ब्लॉक के अंदर एक रेडियम आइसोटॉप्स, ये आपके पास जो है रेडियम आइसोटॉप्स यहां पर प्लेस किया। जब रेडियम आइसोटॉप्स में से रेडिएशन निकल के बाहर आना शुरू हो गई, जब ये रेडिएशन बाहर आना शुरू हो गई तो इसमें से इस तरफ हमने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को हमने यूज किया और इस तरफ हमने नेगेटिवली चार्ज को हमने यूज किया, प्लेट को यूज किया, और दूसरी तरफ जो सामने यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी। जब ये रेडिएशन निकल के आ रही थी तो इसमें से कुछ रेडिएशन डिफ्लेक्टेड हो रही थी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, जो रेडिएशन पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, और कुछ रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो रही थी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, और कुछ रेडिएशन अनडिफ्लेक्टेड थी जो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही थी। जो रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये रेज हमारे पास बीटा रेज थी जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। इसका मतलब है बीटा पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, और जो रेज नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही थी वो आपके पास अल्फा रेज है जिसे हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, और जो रेज बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड थी उसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड गामा रेज। ये चीज याद रखना कि गामा कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ये अनडिफ्लेक्टेड होती हैं। बाकी अल्फा और बीटा दोनों डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं। तो अब हम यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास अल्फा पार्टिकल के बारे में, दूसरा आपके पास बीटा पार्टिकल्स, और थर्ड में हम गामा रेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। चंद प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझाना चाहता हूं कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज क्या होती है। अल्फा पार्टिकल जब भी आपको मिलेंगे इसे कहते हैं फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस, इसे आप फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। याद रखना हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम न्यूक्लियाई और हीलियम एटम में क्या फर्क है। हीलियम एटम के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके पास हीलियम एटम है, इसमें लिखा जाता है 2 and 4, 2 इलेक्ट्रॉन। इस एटम को अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, आप इसे अल्फा पार्टिकल नहीं कह सकते क्योंकि ये हीलियम एटम है। अगर आप इस हीलियम एटम में से दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, अब सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस बचा। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब इससे 2 दफा पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 दफा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो याद रखना हीलियम डबल पॉजिटिव आयन जो होता है वही बेसिकली आपके पास अल्फा पार्टिकल होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हीलियम न्यूक्लियस। सो आपने हीलियम एटम को अल्फा पार्टिकल नहीं कहना, आपके पास इससे अल्फा पार्टिकल सिर्फ हीलियम के न्यूक्लियस को कहा जाता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए। ये दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसमें जो चार्ज होता है, इसमें चार्ज होता है +2e, जिसको हम 3.2 into 10 पावर -19 कूलम हम कह सकते हैं। इसका अगर मास देखा जाए तो आपके पास इसका जो मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, या दूसरे लफ्जों में कहें
अबाउट 7,400 या 7,300, 7,300 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या 7,300 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकाला? क्योंकि आपको पता है 1836 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो आपके पास तकरीबन आंसर इसके करीब करीब आएगा, अबाउट। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसकी स्पीड अगर देखी जाए, इसकी अगर स्पीड देखी जाए तो स्पीड बराबर है आपके पास 1/10 और 100 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये पार्टिकल मास और चार्ज के हिसाब से बड़ा है तो इस वजह से इसकी स्पीड कम होती है। अच्छा, इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका मास भी ज्यादा होता है, चार्ज भी ज्यादा होता है, और इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। लीस्ट पेनिट्रेशन पावर कैन डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट कर सकता है। सिमिलरली जब हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो इन्हें हम नाम देते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका जो चार्ज होता है ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इसका मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Can deflect in electric field, E stand for electric field and B stand for magnetic field। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर डिफ्लेक्ट कर सकता है बिकॉज इट हैज अ चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है तो ये डिफ्लेक्शन शो कराता है। इसका अगर स्पीड देखें, इसकी जो स्पीड है वो स्पीड 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसकी स्पीड 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। पेनिट्रेशन, आयोनाइजेशन देखें, लेस देन अल्फा एंड ग्रेटर देन गामा। और अगर पेनिट्रेशन ये होती है ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि इसका मास अल्फा के मुकाबले में कम होता है तो ये पेनिट्रेशन ज्यादा रहता है। अगेन कैन डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट कर सकता है। फाइनली हम गामा रेस की तरफ आते हैं। तो गामा रेस वो पार्टिकल है जिसका कोई भी मास नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। ये पॉइंट याद रखना। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। इसका नो मास एंड चार्ज, ना इसके अंदर मास होता है ना इसके अंदर कोई चार्ज होता है। इसका चार्ज ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कराती। इसकी स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और पेनिट्रेशन इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा होगी और आयोनाइजेशन इन दोनों के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि सबसे लीस्ट पेनिट्रेशन इन अगर अल्फा के मुकाबले में और बीटा के मुकाबले में अगर देखा जाए तो पेनिट्रेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसका मास बिल्कुल ही कम है। तो ये आसानी से पेनिट्रेट हो जाती है इवन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर से या किसी जगह से, या आप यहां पर इसको सिर्फ और सिर्फ
रोका जा सकता है एक सुइटेबल थिकनेस लेड। लेड वो एलिमेंट है जो गामा रेज की पेनिट्रेशन को रोक सकता है, बाकी एल्युमिनियम, आयरन, कोई भी मटेरियल लेंगे उसमें से पास हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दो लेड का एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, और गामा के लिए जो सुइटेबल, जो बेस्ट पेनिट्रेशन पावर को रोकने के लिए, उसकी पेनिट्रेशन को रोक सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, वो आपके पास लेड एलिमेंट होता है। और अगर हाँ आपके पास एमसीक्यूज में आप आपसे पूछे कि पेनिट्रेशन इनमें से किसकी ज्यादा होगी, अल्फा, बीटा, गामा, और लास्ट में कहीं लिखा हुआ है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इन सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन रखने वाला पार्टिकल है, ये चैप्टर नंबर 20 में लिखा हुआ है। बिकॉज न्यूट्रॉन डज नॉट हैव चार्ज बट इट हैज ओनली मास। तो जब इसके पास मास होता है तो किसी भी एटम के अंदर आसानी से ये मूव कर जाता है, और ये कॉलिजन जाकर करता है, और इवन के ये न्यूक्लियस तक अप्रोच रखता है। तो इन अगर न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो पेनिट्रेशन फिर न्यूट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी। अगर अल्फा, बीटा, गामा इनके बारे में लिखा तो मैं कह सकता हूं कि गामा इनमें से सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन। ये पॉइंट बता देना चाहता हूं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, गामा रेस और एक्स रेस, इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही होती है। स्लाइटली इसकी एनर्जी गामा की ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। एक फर्क आपको बता दूं, गामा रे और एक्स रे का ओरिजिन का बड़ा फर्क है। ओरिजिन, एक्स रे का जो ओरिजिन है वो आपके पास एटॉमिक या इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रांजिशन शो करता है तो याद रखना एक्स रे पैदा होती है। बट अगर न्यूक्लियस गामा रेस के बारे में स्टडी करें तो गामा रेस के कभी भी पैदा होती है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर से पैदा होती है, क्योंकि उसका सोर्स सिर्फ न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियन की ट्रांजिशन से होती है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर एनर्जी लेवल्स को चेंज करते हैं तो याद रखना उस वक्त गामा रेडिएशन निकलती है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से कभी भी गामा रेडिएशन नहीं निकलेगी, सिर्फ आपके पास ज्यादा से ज्यादा एक्सरे निकल सकती है, आपके पास एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और बाकी रेडिएशन निकल सकती है। बाकी याद रखना जो गामा रेज है उसका ओरिजिन होता है वो न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के। तो स्टूडेंट आज हम यहां तक ये इनकी प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको जरा समझा दी है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर ये आपकी नॉलेज क्लियर होगी तो आप इसे आसानी से इनके एमसीक्यूज आ जाए, कोई भी चीज आ जाए वो आप कर सकते हैं। सही स्टूडेंट, मैं आप क्लास करते हैं। ओके,